दोस्तों आज से 54 साल पहले तक जिस देश का कोई अस्तित्व ही नहीं था, आज वो पूरी दुनिया में टेक्सटाइल किंग के नाम से अपनी पहचान हासिल कर चुका है। भारत, अमेरिका, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों को ये देश पछाड़ चुका है। एक देश जहाँ पर लोगों के पास खाने के पैसे तक नहीं होते थे। अकाल, कुपोषण और गरीबी जैसी समस्याएं यहाँ आम बात थी। वो देश कैसे दुनिया में टेक्सटाइल किंग बना? दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ बांग्लादेश में बने हुए कपड़े नहीं बिक रहे हैं। क्या पूमा, क्या वॉलमार्ट, क्या ज़ारा और क्या अरमानी, हर बड़े ब्रांड के कपड़े आज बांग्लादेश में बन रहे हैं। आज बांग्लादेश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। अपने कपड़ा उद्योग के कारण ही आज बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी भारत से ज्यादा हो गई है। बांग्लादेश ने साल 2022 में 38 बिलियन डॉलर से ज्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया था, तो साल 2023 में यह आंकड़ा 45 बिलियन डॉलर के पार पहुँच गया है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अहम योगदान दे रही है। इसी कारण देश में नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग आज बांग्लादेश में कपड़ा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर बांग्लादेश ने ये सब कैसे किया? कैसे बांग्लादेश इतनी बड़ी मात्रा में कपड़ा एक्सपोर्ट करने के मामले में कामयाब हो पाया है? आज दुनिया के सभी बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कैसे आजादी के बाद इतने कम समय में बांग्लादेश ने पाकिस्तान, भारत जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांग्लादेश इतना अमीर बना कैसे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बांग्लादेश वाले रीजन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतिहास दोस्तों यूं तो हजारों साल पुराना है। 1000 साल पहले यहाँ पर ढाका मुस्लिम नाम का एक फैब्रिक बनता था। ये फैब्रिक दोस्तों इतना फाइन और स्मूथ होता था कि 50 मीटर फैब्रिक एक माचिस की डिब्बी में आसानी से फिट हो जाया करता था। उस समय बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ढाका मुस्लिम फैब्रिक को भारत में लाने का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को जाता था। उसने ईरान की मौसल वैली में कुछ लोगों को भारत बुलाया और यहाँ पर यही फैब्रिक ग्रो करने के लिए कहा गया। उन लोगों ने फैब्रिक के पौधे यहाँ पर लगाए और भारतीयों को वो फाइन फैब्रिक बनाना सिखाया। इसके बाद भारत का वो फैब्रिक पूरी दुनिया में दोस्तों फेमस हो गया। खासतौर पर यूरोपीय देशों में उस फैब्रिक की डिमांड बढ़ने लगी थी। फैब्रिक बनाने वाली जनरेशन अपनी कला नई पीढ़ी को पास ऑन कर रही थी। 1719 में इस इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा। असल में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण लंदन की लोकल सेल्स डाउन हो गई थी। सभी लोगों को भारत के कपड़े पसंद आ रहे थे, जिन्हें बांग्लादेश वाले रीजन के लोगों द्वारा ही बनाया जा रहा था। लंदन में इसको लेकर खूब प्रोटेस्ट किए गए। यहाँ तक कि जो महिलाएं बांग्ला स्टाइल वाले कपड़े पहनी नजर आती थी, उनके साथ कुकर्म की घटनाएं भी बढ़ने लगी। लंदन में भारत के फैब्रिक पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने हाथों में ले लिया और फिर से लंदन सहित पूरे ब्रिटेन और यूरोप में भारत में बने कपड़ों की बिक्री शुरू हो गई। अंग्रेजों ने बंगाल में बनने वाले कपड़े का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ और बांग्लादेश वाला रीजन ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने लगा। करीब 25 सालों तक ईस्ट पाकिस्तान का बुरा हाल रहा। गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं के अलावा बाढ़ और अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाएं लोगों का जीवन मुश्किल कर रही थी। लोगों के पास ना तो रोजगार था और ना ही खाना। अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली और इसमें भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन उस समय भी बांग्लादेश के हालात बहुत खराब थे। देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। बांग्लादेश ने हार मानने के बजाय इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने के बारे में सोचा। पहले तो सरकार ने फार्मिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया। ये प्लान कुछ साल तक तो काम किया, लेकिन फिर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण वहाँ का कृषि उद्योग ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। सरकार ने सोचा क्यों ना कपड़ा उद्योग की ओर ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री भी काफी पुरानी है। सरकार ने लोगों से कहा कि वो कपड़ा बनाने का काम शुरू करें, लेकिन बांग्लादेश के अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोगों को अच्छा कपड़ा बनाने की अब ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस इंडस्ट्री को असली उड़ान देने का काम किया नूरुल कादर खान ने। 1970 के दशक में नूरुल कादर खान बांग्लादेश सरकार में सचिव थे और साथ ही एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। उन्होंने भाप लिया था कि यदि बांग्लादेश में जल्द ही कुछ बड़े कदम नहीं लिए गए और इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं की गई तो आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। वो जान चुके थे कि आबादी बढ़ने के साथ खाने और रोजगार की भारी कमी देश में होने वाली है। सन 1978 में नूरुल कादर ने बांग्लादेश में 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा और कहा कि वो जाकर सीख कर आए कि आखिर कपड़ा बनता कैसे है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम किस तरह से किया जाता है। वो सभी लोग जब साउथ कोरिया से वापस आए तो काम बहुत अच्छे से सीख चुके थे। उन्होंने बांग्लादेश में आकर अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप की और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। मशीनों की भी उन लोगों को बढ़िया नॉलेज हो गई थी। साल 1982 में नूरुल कादर ने देश गारमेंट्स नाम से कंपनी की शुरुआत की और रेडीमेड कपड़ों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि एक्सपोर्ट का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं था। उस समय बांग्लादेश केवल 3.5 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट ही दुनिया को कर रहा था। लेकिन साल 2007 में यह बढ़कर 10.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया और 2023 में ये 40 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ नूरुल कादर के कारण ही बांग्लादेश इतना बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। किसी भी देश के विकास में देखिए, कभी किसी एक शख्स का
योगदान नहीं रहता है, बल्कि साथ में सरकार और जनता का सहयोग भी जरूरी है। और बांग्लादेश की जनता ने सरकार को पूरा सहयोग दिया। इसकी एक वजह रोजगार भी थी। जनता को रोजगार की तलाश थी और ऐसे में जो भी काम उन्हें कहा गया वो करने के लिए रेडी हो गए। जनता ने बढ़ चढ़कर सरकार का सहयोग किया और लोग बड़ी संख्या में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर रुख करने लगे। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी पॉलिसीज में बदलाव किए, अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाया और FDI को बढ़ावा दिया। सरकार ने उद्योगपतियों को टैक्स में छूट देनी शुरू कर दी, लोन लेने के प्रोसेस को आसान बना दिया। साथ ही एक्सपोर्ट पर भी सरकार की ओर से कंपनियों को इंसेंटिव मिलने लगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बिजली पर सब्सिडी दी जाने लगी। आज बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट में से 80% हिस्सा केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। 5500 से अधिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में मौजूद है। बांग्लादेश की कपड़े की क्वालिटी भी दोस्तों काफी अच्छी मानी जाती है। यही वजह है कि H&M से लेकर प्यूमा और वॉलमार्ट तक दुनिया के सभी बड़े बड़े क्लॉथिंग ब्रांड्स के कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में हो रही है। असल में दोस्तों बांग्लादेश में बनने वाला कपड़ा काफी सस्ता पड़ता है और इसकी वजह है वहाँ की चीप लेबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टी शर्ट बनाने के लेबर कॉस्ट 80 पैसे से 1 रुपए है। बहुत से लोग को 1 घंटे का 25 रुपए भी मिल नहीं पाते हैं। वहीं अधिकतर लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें महीने में 7 से 8 हजार रुपए का ही वेतन मिलता है। सस्ते मैन्युफैक्चरिंग और अच्छी क्वालिटी के कारण दुनिया भर के ब्रांड्स बांग्लादेश को कपड़ों का ऑर्डर देते हैं। आप भी अगर बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे और उसका टैग देखेंगे तो कई कपड़े आपको बांग्लादेश के बने हुए मिल जाएंगे। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक कारण ये भी है कि यूरोप में यहाँ के कपड़े एक्सपोर्ट करने पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है। इससे यूरोपीय कंपनियों का और बांग्लादेश का दोनों का ही फायदा होता है। वहीं भारत जैसे देश को कपड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छी खासी ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आज बांग्लादेश सबसे ज्यादा मात्रा में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ही अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं अपने पड़ोसी देश के साथ भी बांग्लादेश लगातार अपने संबंध मजबूत कर रहा है और व्यापार बढ़ा रहा है। भारत में अच्छी खासी संख्या में बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं चीन जो आज दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 पर है, उसे भी बांग्लादेश अपना कपड़ा बेच रहा है। साल 2010 में बांग्लादेश चीन को करीब $52 मिलियन का एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज ये आंकड़ा 10 गुना से बढ़कर $500 मिलियन के पार पहुंच गया है। साल 2021 जुलाई से लेकर 2022 जनवरी के बीच बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 30% की दर से वृद्धि की है। इस ग्रोथ रेट के साथ यदि किसी देश की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो ये वाकई एक काबिले तारीफ बात है। साल 2020 में वियतनाम ने बांग्लादेश को पीछे कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन 2021 में फिर बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया। फिलहाल बांग्लादेश की कड़ी टक्कर जर्मनी के साथ देखने को मिल रही है। वहीं चीन तो इस मामले में काफी आगे है, जिसे पछाड़ने के लिए भी बांग्लादेश को काफी मेहनत करनी होगी। आज बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का कारोबार करीब $40 बिलियन तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि साल 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बांग्लादेश के लेबर लॉज भी दोस्तों बहुत अच्छे नहीं है। वहीं भारत के लेबर कानून काफी कॉम्प्लेक्स है। बांग्लादेश में समय समय पर स्ट्राइक देखने को नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर मजदूरों के स्ट्राइक करने का कोई फायदा नहीं होता। मजदूरों को अपने कानूनी हक के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। बांग्लादेश में आज 5 से 17 साल के लाखों बच्चे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इल्लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। इससे इनका पूरा बचपन भी दोस्तों खराब हो रहा है। चाइल्ड लेबर को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन वो नियम सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गए। दिन भर काम कराने के बाद बच्चों को $1 की सैलरी यानी सिर्फ 80 रुपए करीब की दिहाड़ी दी जाती है। बांग्लादेश में लोग हड़ताल जैसे पचड़ों में नहीं पड़ते, वो अपने काम से काम रखते हैं क्योंकि वास्तव में उन्हें रोजगार और पैसों की जरूरत होती है। आज बांग्लादेश के लोगों की GDP पर कैपिटा इनकम करीब $2700 तक पहुंच गई है, जो कि भारत से भी ज्यादा है। दोस्तों बांग्लादेश की इंडस्ट्री ग्रो होने में भारत को भी फायदे हो रहा है। असल में दोस्तों उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि उनके अपने देश में उगने वाला कॉटन भी कम पड़ने लगा है। आज बांग्लादेश अपनी जरूरत का 50% कॉटन भारत से ही इंपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रो होने से वहाँ की अन्य इंडस्ट्रियों को भी फायदा हो रहा है। शिपिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और पोर्ट इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। साथ ही बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता जा रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी तो पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से करीब 45% अमीर माना जाता है। वहीं बांग्लादेश की छवि पाकिस्तान से काफी बेहतर बनी हुई है। अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पर ही बांग्लादेश अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है। दुनिया भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश बादशाहत हासिल करना चाहता है और कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना भी है कि साल 2030 तक बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि चीन भी अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए जाना चाहता है, लेकिन जिस स्पीड से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है ना, उसे देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल है। दोस्तों आज बांग्लादेश जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें सरकार और जनता दोनों का ही सहयोग रहा है। सरकार के कहने पर जनता ने उन्हें सपोर्ट किया तो वहीं सरकार ने भी अपनी नीतियों को सरल बनाए रखा। लोगों को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया गया। व्यापार को लेकर ज्यादा सख्त कानून बांग्लादेश में नहीं बनाए गए। लोगों को अच्छी और सस्ती बिजली मिल सके इसके लिए देश में कई पावर प्लांट्स भी लगाए गए हैं। बेरोजगार लोगों को इंडस्ट्री में काम दिया गया और उन्हें सरकार ने इंसेंटिव्स भी दिए। हालांकि आज ट्रैफिक जैम और गंदगी बांग्लादेश में समस्या जरूर बने हुए है, लेकिन कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना पड़ता है और बांग्लादेश ये बात अच्छे से जानता और समझता भी है। ऐसी कई चीजें हैं जो भारत बांग्लादेश से सीख सकता है। तो
दोस्तों देखा आपने आज किस तरह बांग्लादेश ने दुनिया में टेक्सटाइल किंग के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश आने वाले समय में चीन को पीछे छोड़ देगा और क्या भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश और चीन को टक्कर दे सकता है? इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।